नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है उसका शीर्षक है ध्रुव स्वामिनी नाटक। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु को हम समझेंगे और जो हमारे प्रमुख कथन हैं उनको देखेंगे। हम जानते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है ध्रुव स्वामिनी नाटक, और जयशंकर प्रसाद जी जो है वो ऐतिहासिक नाटककार थे। और इनके जो ऐतिहासिक नाटककार हैं उनमें 3 नाटक है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ख्याति किसी नाटक ने पाई तो ध्रुव स्वामिनी ने। क्यों? क्योंकि ये अभिनय की दृष्टि से श्रेष्ठ नाटक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे सत्र के मुख्य विषय हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु और नाटक के प्रमुख कथन। चलिए, ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में पहले हम कुछ विशेष जो तथ्य हैं इनसे वो देख लेते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ। यह प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह नाटक 3 अंकों में बांटा गया है या 3 अंकों में विभक्त किया गया है। समस्या मूलक नाटक है। स्त्री पुनर्विवाह की समस्या को दिखाया गया है इसमें। यह प्रसाद जी की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी की जो मूल कथा वस्तु है, जो मूल कथा है वो गुप्त कालीन परिवेश से जुड़ी हुई है। गुप्त कालीन परिवेश का इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें गुप्त वंश और जो शक वंश थे उनका संघर्ष दिखाया गया है, उनका विरोधाभास दिखाया गया है। यह नाटक प्रसाद जी द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है, जैसा मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। और इस नाटक पर मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। ऐसा किस लिए कहा जा सकता है? क्योंकि इस नाटक में जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से जो स्त्रियों की संवेदना है, स्त्रियों की जो भावना है उनको व्यक्त किया है। ठीक, भारतीय समाज में नारी जीवन के यथार्थ चित्रण है। जो भारतीय समाज की नारी है उनके जीवन का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है। यथार्थ चित्रण से तात्पर्य है उस समय जो नारी की सामाजिक स्थिति थी, इस नाटक में उसको बखूबी प्रसाद जी ने दिखाया है। ठीक है, ऐसी समस्याएं जिससे समाज प्राचीन काल से जूझता रहा है, ऐसी समस्याओं को भी इस नाटक में दिखाया गया है। नारी की जिससे नारी प्राचीन काल से ही परेशान थी। ठीक है, या प्राचीन काल से ही उन समस्याओं से नारियां जूझ रही थीं। रंगमंच पर अभिनीत प्रसाद जी की सबसे सफल कृति है। मैंने आपको बताया कि 3 नाटक इनके ऐतिहासिक ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसमें भी सबसे ख्याति मिली है ध्रुव स्वामिनी को। क्यों? क्योंकि ये रंगमंच पर अभिनीत होने के लिए सबसे सहज नाटक माना जाता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृत निष्ठ और व्यवहारिक दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है। नाटक का पहला अंक देखते हैं। नाटक के प्रारंभ में ध्रुव स्वामिनी और एक स्त्री का प्रवेश होता है जो हाथों में नंगी तलवार लिए है, और उस स्त्री का नाम रहता है खड्गधारिणी। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी और खड्गधारिणी आपस में बात करती हैं। ठीक, और कहाँ इनका प्रवेश दिखाया जाता है? शिविर के पिछले भाग में। ठीक है, नाटक के इसी अंक में ज्ञात होता है कि ध्रुव स्वामिनी गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र रामगुप्त की पत्नी है। अब यहाँ ध्रुव स्वामिनी के परिचय के विषय में ये पता चल जाता है प्रथम अंक में ही कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो समुद्रगुप्त को जानते हैं। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए, एक रामगुप्त एक चंद्रगुप्त। तो ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी रहती हैं। इस नाटक में ऐसा प्रतीत होता है, या इस नाटक के प्रथम अंक में ये जानकारी मिलती है। लेकिन उसके साथ ये भी जानकारी मिलती है कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी होने से पूर्व चंद्रगुप्त की प्रेमिका होती हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, लेकिन रामगुप्त ने छल से स्वयं को उत्तराधिकारी घोषित किया। समुद्रगुप्त रामगुप्त को अयोग्य मानते थे राजा के राज सिंहासन पर बैठने के लिए, और चंद्रगुप्त को योग्य मानते थे।
लेकिन जो रामगुप्त होते हैं वो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित भी करते हैं, लेकिन जो रामगुप्त होते हैं वो छल से अपना ले लेते हैं, समुद्रगुप्त का शासन संभालते हैं और खुद को उत्तराधिकारी उनका घोषित करते हैं। ठीक है। शक सम्राट से युद्ध हारने के भय से ध्रुव स्वामिनी को देने का निर्णय करता है रामगुप्त, क्योंकि शकों ने संधि में ध्रुव स्वामिनी को मांगा था। अब जो शक सम्राट है वो ध्रुव स्वामिनी पर मोहित हो चुके थे। ठीक है, वो भी विलासी थे। तो उन्होंने क्या किया कि रामगुप्त से कहा या तो युद्ध करो या फिर हमको, अगर हमसे संधि करना चाहो तो संधि कर लो, और जो अपनी पत्नी है ध्रुव स्वामिनी उनको हमको दे दो। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से सम्मान की भिक्षा मांगती है, लेकिन रामगुप्त डरपोक है, इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंपने का फैसला करता है। रामगुप्त डरपोक होता है और वो सोचता है कि युद्ध कौन करे, इससे बेहतर होगा कि हम ध्रुव स्वामिनी को शकों को सौंप दें। ठीक है। चंद्रगुप्त को रामगुप्त का ये फैसला स्वीकार नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी पसंद थी, या फिर ऐसा कहें कि उनकी प्रिय थी। तो चंद्रगुप्त को ये फैसला स्वीकार नहीं है, इसलिए वह स्वयं शकों के यहाँ जाने का फैसला करता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अकेले जाने देना उचित नहीं समझती और वो भी जाती हैं शकों के साथ, चंद्रगुप्त के साथ शकों के यहाँ। दूसरा अंक, कोमा का प्रवेश, जो व्यथित नारी है क्योंकि वह शकराज की प्रेमिका है और शकराज विलासी प्रवृत्ति का है जो ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करना चाहता है। शकराज ध्रुव स्वामिनी को सिर्फ प्राप्त करना चाहता है, प्रेम नहीं करता। नाटक के इस अंक में शकराज के चरित्र को दिखाया गया है जो स्वार्थी और विलासी, और नाटक के इस अंक में चंद्रगुप्त के हाथों शकराज की मृत्यु होती है। कोमा कौन है? कोमा है शकराज की प्रेमिका, और जो शकराज है उनको दिखाया गया है कि वो जो कोमा है वो भी व्यथित नारी है, वो भी परेशान नारी है। क्यों? क्योंकि जो शकराज है वो क्या है, उसकी भी प्रवृत्ति विलासी प्रवृत्ति का है और ध्रुव स्वामिनी को वो प्राप्त करना चाहता है, उससे प्रेम नहीं करता। शकराज, यहीं पर दिखाया गया है कि जो चंद्रगुप्त है और शकराज है दोनों में युद्ध होता है और चंद्रगुप्त के हाथों शकराज की मृत्यु हो जाती है। नाटक का तीसरा अंक, नाटक के तीसरे अंक में रामगुप्त की मृत्यु होती है एक सामंत द्वारा। जो चंद्रगुप्त है वो खड़े हुए होते हैं और रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त को मारना चाहता है, लेकिन एक सामंत जो है वो रामगुप्त की मंशा समझता है और रामगुप्त को स्वयं मार देता है। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहितों के द्वारा अयोग्य किया जाता है। चंद्रगुप्त की जय और ध्रुव स्वामिनी की जय से नाटक की समाप्ति होती है। अब आप देखिए, उस समय में भी पुनर्विवाह एक नारियों के लिए उठाया और जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक के माध्यम से दिखाया कि नारियों का पुनर्विवाह होना चाहिए, और एक अयोग्य वर की भी बात उठाई कि अगर अयोग्य वर है तो ऐसे विवाह को खारिज कर देना चाहिए। ठीक है। तो नारियों के जो यथार्थ चित्रण था वो दिखाया और इसीलिए इस नाटक को मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक। इसमें मुख्य पात्र देखिए, स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा, और पुरुष पात्र है रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगल और मिहिरदेव। कोमा आप जानते हैं ये शकराज की प्रेमिका होती हैं। गौड़ पात्र में है कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़ग धारणी, शक सामंत, दासी और नर्तकियां। इसके प्रमुख कथन पर आते हैं। देखिए, पहला अंक, राजनीतिक के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश। किसका कथन है? शिखर। ठीक। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं। कौन कहता है? चंद्रगुप्त। द्वितीय अंक, यौवन तेरी चंचल छाया, इंपॉर्टेंट है,
परीक्षा में आपके पूछा जा चुका है। किसका है? कोमा का। छल का बहिर्रंग सुंदर होता है मिहिरदेव, प्रेम का नाम ना लो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कोमा कहती है शकराज से। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। कौन कहता है? शकराज कहते हैं। ये द्वितीय अंक के प्रमुख कथन है। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे से भी हाथ ना धो बैठो। जिसका विश्व मानक के साथ व्यापक संबंध है। ये किसका कथन है? मिहिरदेव। तृतीय अंक का कथन है, विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। कौन कह रहा है? चंद्रगुप्त। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, बल्कि तुम लोगों की दास्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। मंदाकिनी कह रही हैं। देखिए स्त्रियों के लिए कितनी प्रबल आवाज इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने उठाई है। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सकें? कौन कह रहा है? मंदाकिनी कह रही हैं। ठीक, तो ये है हमारी आज की कक्षा जो ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में थी, जिसमें हमने जो प्रमुख पात्र हैं उनको देखे इस नाटक के, और जो इस नाटक में विशेष बिंदु थे आपके समझने के लिए हमने उनको भी देखा, और इस नाटक के प्रमुख कथनों को भी देखा। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अगले अपने शीर्षक के साथ। धन्यवाद।